कांग्रेस में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हुए उपचुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसे नेता वाकई संवेदनशील थे तो उनको जमीन पर यह फर्क साबित करना था। क्या उन्होंने पार्टी के हित में बिहार चुनाव में कोई काम किया? चौधरी के बयान पर सिब्बल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने हैरानी जताते हुए इसका जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक कपिल सिब्बल के करीबियों ने बताया है कि सिब्बल के बिहार में चुनाव प्रचार न करने की वजह से अधीर रंजन चौधरी और अन्य पार्टी नेता अनजान हैं। दरअसल G23 के ज्यादातर नेता बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट में नहीं थे और वह बगैर पार्टी की अनुमति के प्रचार के लिए नहीं जा सकते थे। यहां G23 से मतलब उन 23 नेताओं से है जिन्होंने इसी साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख पार्टी में बदलाव की मांग की थी। कपिल सिब्बल के यह करीबी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वह मानते हैं कि कहीं न कहीं पार्टी के भीतर समस्या है और इसे जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए। वह मानते हैं कि जब तक पार्टी बदलाव की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाती, कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से आगे नहीं निकल सकती। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि न सिर्फ कपिल सिब्बल, इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि वाकई में अभी पार्टी के अंदर समस्या है और इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। कपिल सिब्बल के बाद चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। सोमवार को कपिल सिब्बल ने कांग्रेस लीडरशिप पर तो सवाल उठाया, उसके बाद से सियासत गर्मा गई। अब लोकसभा के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि जिन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस सही पार्टी नहीं है, वे नई पार्टी बना ले या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। विवाद की कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का भी बयान जुड़ गया है। उन्होंने हार की समीक्षा करने की जरूरत बताई है। और खबर पर तमाम चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, मैं सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है कि जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही पार्टी नहीं है, वो या तो नई पार्टी बना ले या फिर किसी और पार्टी से जुड़ जाए। सर, समझना जरूरी होगा कि अगर कोई वरिष्ठ नेता कह रहा है कि आप हार की समीक्षा कीजिए, आप देखिए पार्टी में क्या समस्या है, तो अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को दिक्कत कहां आ जाती है? वो पार्टी के खिलाफ या पार्टी लाइन के अलग होकर तो बात कर नहीं रहे हैं। देखिए, पार्टी लाइन से अलग नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे, इंटरनल उस पर डिस्कस होगा। ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर अलग अलग नेता अलग अलग बयान देंगे जी। तो एक अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं दिखती है। और देखिए, कांग्रेस आज कम है तो परिणाम उसी का वही है, कोई अलग नहीं है। तो इस तरह के नेता जो अपने अपने बयान अपने अपने तरीके से मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं पार्टी कमजोर होती है, पार्टी मजबूत नहीं होती है जी। हम सब लोग, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता है या कोई भी पदाधिकारी, सबका कर्तव्य बनता है कि पार्टी को मजबूती दी जाए, मजबूती देने पर काम हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कांग्रेस में टांग खिंचाई ज्यादा हो गई जी। एक दूसरा। मान लीजिए हार हुई तो हार के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई, वो लीडर भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह का भाषण दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? इलेक्शन हुआ, मान लीजिए ठीक है, इतनी सीटों पर आप इलेक्शन लड़ रहे थे वहां पर बिहार में, तो ये सबकी ड्यूटी थी कि किसी जब सामूहिक संगठन होता है तो जिम्मेदारी भी होती है। तो जिम्मेदारी से इतर आप उस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा? पार्टी कमजोर होगी और एक मैसेज जाएगा जो गलत मैसेज जाएगा, जो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मैं मानता हूं हार की समीक्षा होनी चाहिए और हार की समीक्षाएं होती हैं, लेकिन हार की समीक्षाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होती हैं। उससे कार्यकर्ता में हताशा और निराशा का दौर बहुत तेजी से और बढ़ता है। जो पार्टी के हित में नहीं होता, पार्टी कमजोर होती। जी ठीक है सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी कांग्रेस को क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी बेहद ही जरूरत है। देखिए, जो चेहरे हैं एक तो वो बदल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के जोश की बहुत ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी एक युवा बनकर वो आए तो थे, लेकिन अब काफी ऐसी कमियां उनमें भी नजर आ रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो दमदार तरीके से अपनी बात रख नहीं पाते हैं और उनके जो भाषण होते हैं वो सिर्फ एक मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। तो कौन सी चुनौतियां इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हो रखी हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती संगठन और संगठन की मजबूती। ये गुटबाजी खत्म करनी होगी, संगठन को मजबूत करना होगा, संगठन के लिए काम करना होगा।
तो कोई भी संगठन पे काम नहीं कर रहा, संगठन की मजबूती के लिए काम नहीं कर रहा, अपने अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, जो कि पार्टी के हित में कभी नहीं हो सकता है। आपकी व्यक्तिगत अपेक्षाएं, आशाएं हो सकती हैं, वे पूरी ना हो, लेकिन जब पार्टी का प्रश्न आता है तो पार्टी रहेगी तो आप रहेंगे। तो ये सब चीजों को बिल्कुल दरकिनार करना होगा। दूसरा जो आपने कहा, इसमें दो राय नहीं है, अपनी बात रखना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते या उस वे में इफेक्टिव तरीके से नहीं रख पाते। वो कहना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात कहना चाहते हैं, जी। लेकिन जो एक कहने का तरीका है वो लोगों की आम भाषा में जैसे कनेक्टिविटी कहते हैं ना, वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो तरह तरह के मजाक के और हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जो शैली है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। जी ठीक है, और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में आप कहां पर खड़े देख रहे हैं इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना एक एजेंडा लेके चलती है और उस एजेंडे पे वो काम करती है और उसी पर इलेक्शन लड़ती है। कांग्रेस का अभी कोई एजेंडा फिक्स नहीं है, वो दो नावों में पैर रख के चलने की कोशिश करती है। जबकि बिल्कुल मैं मानता हूं कि भी कांग्रेस ने इतने साल अभी सत्ता में रही है और सत्ता के साथ देश को जिस तरीके से संभाला है उसमें कोई दो राय अत्युक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अब जो हालात हैं, देखिए, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी ने इतना किया है कि हिंदू मुद्दा बना दिया, जो भी उसके इधर जाएगा वो इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए, ध्रुवीकरण हुआ है, इससे भी कोई नकारा नहीं जा सकता। आप देखेंगे ध्रुवीकरण नहीं होता तो बिहार में एमआईएम जैसी पार्टी और 5 सीट लेके आ रही है, तो वो एक कहीं ना कहीं खतरनाक संकेत है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट या दूसरी जो रिपोर्ट थी, उन कमेटियों की रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा और उन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपसी तू मैं और राजनीति से ऊपर उठकर अगर पार्टी के हित में काम किया जाए, सोचा जाएगा, तो रास्ते मिलेंगे। जी आरबी उपाध्याय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी फिलहाल कितना अहमियत आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वाकई में एक नए चेहरे, एक ऊर्जावान चेहरे की जरूरत है ताकि पूरे संगठन को मजबूत किया जा सके? कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा की कितनी यहाँ जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, कांग्रेस को पूर्णकालिक और एक यंग अध्यक्ष की जरूरत है, और अध्यक्ष पार्टी का फेस होता है, वही कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। और कांग्रेस का जो अभी हालात हैं, आप देखेंगे कि भी कार्यकारी अध्यक्ष एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलना बहुत जरूरी है। और अध्यक्ष में भी मैं ये कहूंगा कि परिवारवाद से इस तरह जाना होगा, और कांग्रेस पार्टी को कहीं मजबूती प्रदान करनी है, तो हमें इन सब चीजों से निकल कर सिर्फ पार्टी और पार्टी के हित होंगे, हित में सोच बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोगों को चीजें नाकार गुजरेंगी, उसकी बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल कुंदन गुप्ता जी जो कि कांग्रेस से हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुंदन गुप्ता जी, कांग्रेस की अंतर्कलह बिहार चुनाव के बाद खुलकर सामने आने लगी है, क्या वजह आप मानते हैं? इतनी खींचतान क्यों मची हुई है पार्टी में? देखिए, में बड़ी, सबसे पहले तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेप में जाकर के कोई भी निर्णय अंतिम रूप ले पाता है। ठीक उसी प्रकार अगर बिहार चुनाव की बात करें तो निश्चित रूप से बिहार में आज हम पिछले 90 के बाद से कांग्रेस बिहार में नहीं है, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़े बदलाव का संकेत लोग कर रहे हैं। तो ये बदलाव समय समय पर होता ही रहता है, और कांग्रेस में ही नहीं, सभी पार्टियों में इस तरह के बदलाव देखा गया है, खास करके राष्ट्रीय पार्टी है जो उसमें होता है। लेकिन अगर ये कहें खींचातानी या आपसी कलह की बात, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपसी कलह आत्ममंथन की बात, एक सेकंड सर, आत्ममंथन की बात अगर कही जा रही है आपके किसी वरिष्ठ नेता के द्वारा,
तो फिर उसमें समस्या कहाँ आ रही है? क्या वाकई में अभी आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन को इसमें इस वक्त आत्ममंथन की जरूरत है? कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, एक नई ऊर्जा की यहाँ पर कांग्रेस को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आत्म मंथन चिंतन तो ये पार्टी करती ही है, और कांग्रेस के लिए ये जरूरी भी है। खास करके कुछ बिंदु है, जैसे कि बिहार के अंदर जो राजनीति चल रहा है, वो मूल रूप से, एक साथी अभी बता रहे कि कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस हमेशा गरीब के एजेंडे पर, रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, आम गरीबों के हित कैसे हो, इस सवाल पर चुनाव लड़ने का काम किया है। इस एजेंडा बार आप भी बोल कुछ रहे ऐसा हैं, ही। ये इतने सारे एजेंडा लेकर अगर वाकई में कांग्रेस चलती है तो जनता तक आपके ये एजेंडे पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? कहाँ खामी रह जा रही है, कमियां कहाँ रह जा रही है? तमाम आपने बातें कह दी कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम गरीबी की बात कर रहे हैं, तो ये बातें क्या प्रभावी तरीके से देश की जनता तक नहीं पहुंच पा रहे? बिहार की बात नहीं है सर, उपचुनाव जितने राज्यों में हुए वहां पर भी आपका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, तो सवाल तो उठेगा ही कि कांग्रेस से मोह लोगों का क्यों भंग होता जा रहा है? कांग्रेस के अंदर में एक बात है जिसको ईमानदारी से हम सब लोग स्वीकारते हैं, कि जैसे बूथ पर जो कमेटी होता है, ग्राउंड लेवल पर जो कमेटी होता है, या पंचायत लेवल का या ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है, यहाँ तक कि अभी बिहार में प्रदेश स्तर पर भी कमेटी नहीं है, जिसके कारण भी हम अपने जो पार्टी का जो संदेश था या विचारधारा है, जो एजेंडा है, उसको जमीन तक ले जाने में हम शायद पीछे रह गए, और जनता ये समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर बीजेपी या एनडीए की बात करें, तो निश्चित रूप से वो तो प्रचार प्रसार में कांग्रेस से कई गुना आगे है, और झूठ भी बोलना हो तो वो बड़ा ईमानदारी से अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा देते हैं। कांग्रेस को इस बात पर विचार करना होगा कि एक तो कांग्रेस के अंदर में जो बिहार का सेंटीमेंट है, यहाँ की राजनीति, यहाँ का वोट जो होता है, कहीं न कहीं कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज प्रभावित रहा है हर बार। 90 से तो आज तक ले 30 सालों का तो इतिहास बिल्कुल ही इसी टाइप से रहा है। तो सोशल जस्टिस और वर्कर जस्टिस की जरूरत है कांग्रेस को, और इस पर हमारे आला नेता जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे, आपस में बैठेंगे, और आगे आने वाले दिन में इसको ठीक किया जाएगा। आरपी उपाध्याय जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि वाकई में देश की जो जनता है उसका मोह भंग होता जा रहा है कांग्रेस पार्टी से? अब एक प्रभावी विकल्प के रूप में देश की जनता कांग्रेस को नहीं देख रही है? देखिए, मोह भंग नहीं हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली और मोहल्ले में हर जगह अवेलेबल है। ये सिर्फ संगठन की कमी है कि भाई आप उसे पूरी तरीके से संगठित नहीं कर पा रहे हैं, या इतनी ऊर्जा का संचयन उसके अंदर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पार्टी की ड्यूटी है कि वे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करे, उनका मनोबल बढ़ाए और उनका काम पर लगाए, उन्हें एक दिशा निर्देश दे। अभी तक जो देखा जा रहा है, कोई दिशा निर्देश स्पष्ट कांग्रेस आला कमान की तरफ से नहीं होते हैं। उसी का परिणाम है कि जब भी इलेक्शन आता है बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सड़क पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि वो एक जो मादा होना चाहिए कांग्रेस में, एक मुख्य विपक्षी दल होते हुए, उसके अभाव कहीं न कहीं नजर आता है। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे राज्यवार कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ती है या उनकी शर्तों पर चुनाव लड़ती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर लगता है। देखिए, उनकी अंतर्कलह है अपनी जगह है, और तमाम जो राज्यों में स्थिति है वो भी अपनी जगह है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी आरपी उपाध्याय जी, क्या वाकई में अगर हम केंद्र की सियासत के लिहाज से देखें तो देश में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है? क्या वाकई में जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में होना चाहिए वो कांग्रेस में मादा नजर आ रहा है? देखिए, आरपी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर?
सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम आपका वॉइस एक बार चेक करवा लेते हैं। कुंदन जी, मैं तब तक आपके पास आना चाहूंगी कि सर कहाँ कमी रह जा रही है, जैसा मेरा हर बार सवाल होता है। आपने भी बोला कि संगठन को लेकर काफी अभी काम करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये काम कब शुरू होगा? राज्य दर राज्य आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आपने देख ही लिया है। तो कब इन पर काम करना आप शुरू करेंगे? कब संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर तनातनी हमेशा से चलती आ रही है, उसका भी अभी कोई स्थायी समाधान निकाल नहीं पाई है कांग्रेस। तो इन बिंदुओं पर काम करना कब शुरू करेंगे? क्या लगता नहीं है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है और अभी से इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, दो बिंदु पर तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जाने, कोई भी आदमी निराधार आरोप कांग्रेस पर या कांग्रेस नेतृत्व पर नहीं लगा सकता। कारण क्या है? अगर कहते हैं कि देश के अंदर में मुख्य विपक्षी होकर के आप कोई कारगर पहल नहीं हो रहा है देश के अंदर में कांग्रेस के द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप याद कीजिए, नोटबंदी के सवाल पर, जीएसटी के सवाल पर, राफेल के सवाल पर, किसानों के कर्जा माफ करने के सवाल पर, या देश में कहीं घटना दुर्घटना बड़ी घटना हुआ हो, तो उन तमाम बिंदुओं पर अगर कोई पहल किया हो देश के अंदर में, तो इकलौता नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी जी है। कांग्रेस मुख्य मैं वही विपक्षी। कहना चाहती हूँ, मैं रोक रही हूँ आपको, टोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ, आप मुखर होकर आवाज तो उठाते हैं, लेकिन वो आवाज कानों तक जनता के पहुंच क्यों नहीं पा रही है? आपने नोटबंदी पर सवाल उठाए, आपने जीएसटी पर सवाल उठाए, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में कितनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई वो आपने देखी। बात हम यूपी की कर ले, यूपी में एक के बाद एक कई ऐसे कांड हुए जिन पर प्रियंका गांधी मुखर होती हुई नजर आई। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोर शोर से आवाज उठाई, और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए, कितनी बुरी तरह से हश्र हुआ कांग्रेस का, वो आप देख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, आप आवाज तो उठाते हैं, लेकिन वो आवाज जितने पुरजोर तरीके से पहुंचनी चाहिए लोगों तक, वो नहीं पहुंच पा रही है। तो उसकी वजह क्या है, मैं वो जानना चाहती हूं आपसे। निश्चित रूप से पार्टी के अंदर में जो कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके लिए पार्टी के आला नेता आपस में चिंतन मंथन में हैं। आपसी कोऑर्डिनेशन को और मजबूत किया जाएगा, और मुद्दों को, जिन मुद्दों को कांग्रेस लेकर के चलती है, जनहित के मुद्दों को, वो ईमानदारी से अपनी बात रखती है। जबकि बीजेपी गलत मुद्दों को लेकर के झूठे वादे कर करके जनता के बीच में सारा का सारा, जितना सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, या फिर और जो सरकारी सिस्टम है, सारा का सारा तंत्र एक तरफा जाकर के जो बीजेपी का एजेंडा है, झूठ को सच साबित करने का, झूठे सपने दिखाने का, उसमें कहीं न कहीं सब लोग खड़ा दिखते हैं। तो इस तरह का राजनीति कांग्रेस का नहीं रहा है। कांग्रेस देर से आएगी, दुरुस्त आएगी, और निश्चित रूप से देश के भविष्य के, अगर सुनहरे भविष्य को, अगर भाईचारा और विकास के लिए अगर कांग्रेस को जाना जाता है, तो भाईचारा और विकास को कायम करने वाली कांग्रेस ही है। देर सवेर कांग्रेस सब कुछ ठीक कर करके बिहार को में भी अपना एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास चल रहा है। अभी जो वर्तमान राजनीति में आपने देखा कि कांग्रेस की जो सीटें कम आई है, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगा कि गठबंधन के कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा है, और हमें आगे चल करके इसमें और मजबूती से काम करने की जरूरत है। ठीक है, इन बातों में कितनी सच्चाई है? G23 के नेता, ये वो नेता है जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बदलाव की मांग की थी। 23 ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने पत्र लिखा था। इन नेताओं को प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया और इन्हें कहा गया था कि आप प्रचार के लिए ना जाएं। कितनी सच्चाई है इन दावों में? किनकी बात कर रहे हैं? सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस के वो 23 नेता जिन्होंने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से बदलाव की मांग की थी संगठन में, उन नेताओं को बिहार चुनाव में प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं, और सभी के सभी बहुत ही इंटेलिजेंट और अनुभवी नेता हैं। और कांग्रेस के अंदर में जब भी कोई सुझाव जाता है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर आला कमान बैठक करके और एआईसीसी के सारे नेता आपस में बैठ करके उसको माना जाता है। किसी भी नेता का कोई भी विचार कांग्रेस के अंदर माना नहीं जाता हो, ऐसी बात नहीं है। और जो भी जिस चुनाव, हर चुनाव का अलग अलग, हर राज्य का अलग अलग परिस्थितियां होता है, उस परिस्थिति के अनुकूल, उस राज्य के अनुकूल, उस चुनाव के अनुकूल जो भी नेता वहाँ बेहतर परफॉर्म, जिनका उपयोगिता ज्यादा बेहतर हो सकता है,
वो लगाया ही जाता है। हर चुनाव में स्टार प्रचारक होते हैं, इस बार में भी स्टार प्रचारक थे, लोगों ने मेहनत किया, काम किया। ये और बात है कि हमें जिस सघनता के साथ में जिस करना चाहिए था हम वहाँ नहीं कर पाए हैं। तो आज कोई आरोप आपस की बात, कोई भी नेता अगर सोनिया जी को पत्र लिख करके दिए और उसके बाद में उनको इस कारण से वहाँ स्टार प्रचारक बनाया गया, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर में हर कोई अपनी बात रखता है, एआईसीसी उस पर डिस्कस करता है, अलाकमान उस पर विचार करने के बाद जो जनहित के लिए, पार्टी हित के लिए जो बेहतर कदम होगा वो हमेशा। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं आ रही है। आरबी उपाध्याय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी जब हम बिहार चुनाव की तस्वीरों पर नजर डालें तो राहुल गांधी के अलावा ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा था चुनाव प्रचार के लिए। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो वहां पहुंची नहीं थी। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को पहले से ही आभास था कि हमारी कोई खासी जीत नहीं होने वाली है, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये दुर्भाग्य है, इलेक्शन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस अपने हाथ में लेती है। तो आप देखेंगे कि अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा। आरबी उपाध्याय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में इस समय अंतर कलह जो है वो लगातार जारी है। बिहार चुनाव के जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद से ही वाद विवाद का ये दौर शुरू हो गया है जो अभी तक जारी है। आखिर क्यों कांग्रेस की इस स्थिति की वजह क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस इस स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है? तमाम जो ये सवाल हैं उनके जवाब हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, फिटर भी है, ये सब कंस्ट्रक्शन लेबर की श्रेणी में आते हैं। वेल्डर, शटरिंग, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, ग्रेन ऑपरेटर, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन लेबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आमतौर पे जब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर है तो ऐसा एक इमेज बनता है कि वो लोग जो
चिनाई का काम करते हैं खाली, या ईंटें ढोते हैं, उस तरह के लोग ही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत स्पेसिफिक बोला कि चौकीदार उस जगह काम करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, शटरिंग करने वाला, पंप ऑपरेटर, बार वाइंडर, क्रेन ऑपरेटर भी है, अगर बड़ी साइट है वहां पे क्रेन्स वगैरह लगती हैं, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में आते हैं। और इन सबको सरकार रजिस्टर करके, सरकार चाहती है कि इनके वेलफेयर के लिए मिलने वाली स्कीम्स का इनको फायदा मिले। इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स क्या चलती हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। अपनी कोई भी मजदूर है अगर अपनी शादी के लिए या अपने बेटे बेटी की शादी के लिए 35,000 से 51,000 रुपए की मदद मिलती है इमीडिएट। जो वर्कर 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको फिर मंथली ओल्ड एज पेंशन मिलती है 3,000 रुपए की। तो 3,000 रुपए की पेंशन भी अपने आप में एक बड़ी सहायता है वैसे समय पे। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट 2,30,000 रुपए के मिलते हैं। बच्चे की एजुकेशन के लिए 500 से 10,000 रुपए महीने तक की स्कॉलरशिप है कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे के लिए। अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए के लिए उसको मिलते हैं। नेचुरल डेथ के उस पे 21 लाख रुपए और फिनरल पे 10,000 रुपए। डिसेबिलिटी अगर किसी को हो जाती है तो डिसेबिलिटी कवर है 1 लाख रुपए तक की। तो ये उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचे। प्लम्बर की क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं। और अब 1076 पर फोन करके कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर इस कैटेगरी में आने वाला अपने घर पर सरकार के एग्जीक्यूटिव को बुला सकता है और वहीं उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5-6 दिन के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये एक बड़ी वेलफेयर स्कीम है जो बड़ी सुविधा है लोगों के लिए लागू की है। मैं चाहता हूं आपके जरिए ये आम लोगों तक पहुंचे और इस काम में जुड़े हुए लोग गरीब लोगों का मदद कर सके। इसमें जो लेबर जो होगा वो अपने आप को कैसे क्लेरिफाई करेगा मैं लेबर हूं और मैं इसमें नॉर्म्स में आ रहा हूं? इसमें हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन लगा दिया है कि आपको इस कानून के हिसाब से उसको 90 दिन इसमें से कोई एक काम करते हुए होना चाहिए। साल में 90 दिन मिनिमम आपने ये काम किया हो तो आप लेबर हैं। वो इलिटरेट लेबर उसके पास वोट रहे कहां से आएगा? वो सेल्फ सर्टिफाई कर देगा ना कि भाई सेल्फ सर्टिफाई तो कर ही देगा एक एप्लीकेशन लिख के कि मैं फॉर्मेट हमारा लेके जाएगा। फॉर्मेट भी है हमारा, सहायक लेके जाएगा, वही उसे साइन करा लेगा। देखो कोई विशेष उस पर किसी ने छोड़ी हो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं होती कि किसी व्यक्ति को बच्चे की फीस के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़े। अगर किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था तो हम खूब एंकरेज कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करा लीजिए, आसपास के किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करा देंगे। और सरकारी स्कूल की क्लासेस भी इतनी लंबी चौड़ी बहुत पूरे दिन की तो है नहीं, किसी भी स्कूल की नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कहीं अपने साथ किसी काम में भी लगा रहा है तो उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा ध्यान रखे और सरकार की ओर से भी 2-3 घंटे जब क्लास चल रही है उसमें उसको क्लास भी करे। नहीं, गवर्नमेंट की स्कूल से तो कोई मदद निकाल नहीं सकता और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई निकाल नहीं रहा है। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स से भी कि भाई अपने बच्चे के फ्यूचर की खातिर उसको पढ़ाई करने दें। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सोशल मीडिया के बारे में अवेयर करने के लिए कुछ सरकार चला रही है, उसके बारे में बता दीजिए। वो मैं अलग से आप लोगों को डिटेल दे दूंगा। नहीं, उनको जो बेनिफिट चाहिए उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, अभी भी मिल रहे हैं। तो जो लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनमें से किसी को भी, जैसा मैंने बोला, शादी के लिए या ओल्ड एज अगर किसी की 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ऑन द स्पॉट हम और अभी मैंने कल रिव्यू किया था, मैंने परसों एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, तो वहां भी मैंने कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जो व्यक्ति इस तरह के किसी भी बेनिफिट के लिए अप्लाई करता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, कोई फाइल हेडक्वार्टर में ना आए
और वो 72 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर हम उसको उसका बेनिफिट दे रहे हैं। सर, जो लेबर को सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, उसका कोई टाइमलाइन, ड्यूरेशन या कोई मयार जिसमें उनका 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो कानून के हिसाब से हर साल उसको रजिस्टर या रिन्यूअल कराना होता है इस वेलफेयर। उसमें उसको जिस साल वो लेबर का बेनिफिट लेना चाहता है उस साल में उसका 90 दिन एज ए लेबर काम करना जरूरी है। अभी मैंने आपकी चैनल पे किसी पे सुना कि हरिद्वार में गंगा आरती तक बंद की जा रही है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि जिंदा रहेंगे तो भगवान की पूजा कर पाएंगे, प्रकृति की पूजा। मुझे लगता है इन सब के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना संकट पर जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। कांग्रेस ने बाजार बंद करने का विरोध किया है। भाजपा ने बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस ने काफी मांगे उठाई हैं और छठ में राहत देने की मांग की गई है। भाजपा ने बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बाजारों को बंद करने का विरोध किया गया। कोरोना संकट पर ही सर्वदलीय बैठक हो रही थी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय ये जो बैठक हुई वो अब खत्म हो चुकी है। 11 बजे से बैठक शुरू हुई थी। इसमें छठ पूजा के लिए कुछ देर के लिए छूट देने समेत कई अहम निर्णय लिए जाने की मांग जो है वो उठाई गई है बीजेपी की तरफ से। वहीं बेड की संख्या में वृद्धि का मामला भी बीजेपी की तरफ से उठाया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विरोध किया है बाजारों को बंद करने का। दिल्ली में कोरोना संकट पर सर्वदलीय बैठक सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में हो रही थी जो कि खत्म हो गई है। आइए अपने अगले मुद्दे का रुख करते हैं। तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। इसमें छठ पूजा के लिए कुछ देर के लिए छूट देने समेत कई अहम जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई और ये कहा जा रहा है कि बैठक में सीएम केजरीवाल दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई बड़े कदम उठाने को लेकर पार्टी नेताओं से उन्होंने चर्चा की है। इस सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता बैठक में मुखर होकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कड़ी में बुधवार को राजधानी दिल्ली में शादी समारोह के आयोजन में मेहमान की संख्या फिर से सीमित कर दी गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद राजधानी दिल्ली में शादी समारोह में 200 लोगों की जगह सिर्फ 50 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने के पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया। तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। इसमें छठ पूजा के लिए कुछ देर के लिए छूट देने समेत कई मांगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई हैं। बैठक में सीएम केजरीवाल दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने को लेकर पार्टी के नेताओं से चर्चा करते नजर आए। इस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता बैठक में मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कड़ी में बुधवार को राजधानी दिल्ली में शादी समारोह के आयोजन में मेहमानों की संख्या फिर से सीमित कर दी गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद राजधानी दिल्ली में शादी समारोह में 200 लोगों की जगह सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने के पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है। तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। छठ पूजा के लिए और इसके अलावा बेडों की संख्या बढ़ाने समेत कई बातों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुखर होकर रखा गया। वहीं कांग्रेस ने बैठक में बाजारों को फिर से बंद किए जाने के फैसले का विरोध जताया है।
वही जानकारी मिल रही है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में शादी समारोह में 200 लोगों की जगह सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की बात की गई है और ये फैसला ले लिया गया है कि अब 200 लोगों की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं मनोज जैन जी भारतीय जनता पार्टी से और इसके अलावा अजय शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, दोनों इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है सबसे पहले एएनबी न्यूज पर। मनोज जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ रुख रहा है? सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कोरोना को लेकर क्या कुछ सुझाव दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही कोशिश करी है कि वो दिल्ली सरकार की जिस भी तरह से हो सके उनकी हेल्प करे लेके। हमारे देश के गृह मंत्री ने इनको पहले ही इनको बुला के और इनको समझाया है कि आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप व्यवस्थाओं को नहीं बना पा रहे हो लेके जो है, और हर तरह से हर रूप में हम तो हर समय तैयार बैठे हैं, मगर ये लेने को तो तैयार हो वो सुविधाएं जो है। आज जो है अस्पतालों की दिक्कत हो रही है। अमित शाह साहब ने इनको बोला हम आपको बेड्स अवेलेबल करा के दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम 2 दिन में करा के दे रहे हैं। इनके वक्ता लोग जो हैं अगर कल शाम तक नहीं मिले तो आज कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन के लिए बोला था हम बेड अवेलेबल करा के देंगे और ये अभी तक हमें बेड नहीं दे पाए लेके जो है। आप अपनी कमियों को तो देख ही रहे हैं, सामने वाला आपकी मदद कर रहा है और उस मदद के अंदर भी आप सामने वाले में कमियां निकाल रहे हैं, तो कैसे दिल्ली का उद्धार होगा लेके? उनकी वक्ताओं की आप बात कर रहे हैं और केजरीवाल जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि वो कोरोना से लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं बताते कि वहां के सीएम खुद आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं? मैडम, आज के अखबारों की आप हेडलाइन पढ़ो, इनके प्रवक्ता ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अमित शाह साहब ने बोला कि हम 2 दिन के अंदर बेड अवेलेबल करा के देंगे और इन्होंने अभी तक हमें बेड नहीं दिए हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये प्रतिक्रिया चाहूंगी सर्वदलीय बैठक को लेकर। बैठक चूंकि खत्म हो चुकी है तो मैं आपसे चाहूंगी ये जानना भी कि क्या कुछ फिलहाल सुझाव मिले हैं और किस तरह से आगे कैसे रणनीति पर आप काम करेंगे? आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है दिल्ली में कोरोना। देखिए, दिल्ली सरकार हमेशा कोरोना के लिए तैयार है और दिल्ली सरकार सबसे अपील करती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोरोना खत्म करने के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए। दिल्ली सरकार पे हर तरफ से बेड है, दिल्ली सरकार ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करा रही है, ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रही है और दिल्ली सरकार पूरी तैयार है। पर दिल्ली सरकार चाहती है कि और सरकारों का भी इसमें साथ मिले, क्योंकि बहुत बाहर से लोग भी आते हैं। मैंने देखा एम्स हॉस्पिटल पूरा भरा पड़ा है, उसमें बेड तक नहीं है, तो दिल्ली से बाहर से भी लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, इसलिए कोरोना बढ़ भी रहा है। तो मेरा तो कहने का मतलब है इसमें राजनीति ना करी जाए, उसमें सारी सरकार, कोई पार्टी की सरकार हो, पूरे कोरोना के अंदर रोकथाम के लिए और हमारे पार्टी केजरीवाल के साथ में खड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेड भी है, लेकिन उसके लिए तो खुद केजरीवाल ने पत्र लिखा था कि आईसीयू बेड की कमी है, आप हमें प्रोवाइड करवाइए और उसके लिए केंद्र ने आपको आश्वस्त भी किया है कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। वहीं आप कह रहे हैं कि हमने लोगों को जागरूक किया है। सर, लोगों को वाकई में जागरूक किया होता तो इतनी स्थिति गंभीर क्यों हो जाती? जागरूकता की कमी रही दिल्ली वासियों में, तभी तो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं। तीसरी लहर कोरोना की आ गई है दिल्ली में। अभी आपने देखा कि बिहार में चुनाव हुआ जी, चुनाव के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं करा गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। तो हर स्टेट से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, जब दिल्ली के अंदर आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं बिहार की रैलियों में शामिल हुए लोग दिल्ली आ गए और इस वजह से दिल्ली में कोरोना फैल गया? मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट के इंसान को दिक्कत होती है, क्योंकि अदर स्टेट के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, अदर स्टेट में हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है और इसलिए सारे लोग यहाँ आते हैं और हमारे सीएम यहाँ पे उनकी फैसिलिटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके। किसी के भी मास्क नहीं लगा हुआ था जी। मनोज जी, आप बोलिए। अभी बिहार के अंदर जो चुनाव एक सेकंड, अजय जी आ रही हूँ आपके पास। अजय जी आ रही हूँ आपके पास। मनोज जैन जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। मनोज जी बोलिए। आप बिहार का एग्जांपल दे रहे हैं, हमें बिहार को नहीं, हमें इस समय दिल्ली की बात कर रहे हैं और हमें दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है लेके। आप तो खाली मिसालें देके अपनी जिम्मेवारियों से बच के भागना चाहते हैं लेके जो है। आप मिसाली चाहते हैं तो आप देखिए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिवाली वाले दिन अक्षरधाम के अंदर पूजा करी, जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने फोटो वायरल करी, उनमें किसी के भी फेस के ऊपर मास्क नहीं था।
किसी के भी फेस के ऊपर मास्क नहीं था। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या बताना चाहता है कि खाली ये दिखाने के दांत दूसरे हैं और खाने के दांत दूसरे हैं लेके जो है जी। देखिए होम क्वारंटाइन का जो काम करा वो दिल्ली सरकार ने कराया, भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा विश्व में फैल गया। सरकार को पूरा सहयोग देना चाहता है, मगर उस सहयोग के अंदर वो ये नहीं चाहता कि आप एक नई तख्ती बनाएं और उस पर लिखें ये काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से फोटो लगा के कराया जा रहा है लेके। तो क्या क्रेडिट की होड़ है यहाँ पर? कोरोना से दिल्ली को बचाना है तो क्या क्रेडिट की होड़ है सर? मैं ये जानना चाहती हूँ, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है। क्रेडिट की होड़ चल रही है यहाँ पर, क्या क्रेडिट के लिए काम हो रहा है? कोरोना से अगर आप दिल्ली को बचा रहे हैं तो क्रेडिट के लिए बचा रहे हैं क्या? सरकार अगर मिलकर काम कर रही है, दिल्ली सरकार का साथ दे रहे हो तो छठ मैया पर राजनीति नहीं करते आप लोग। सबको पता है दिल्ली का, आप दिल्ली में कोरोना बढ़ाना चाहते हो, आप लोग दिल्ली में कोरोना बढ़ाना चाहते हो, आप छठ मैया पर राजनीति कर रहे हो। सरकार आपका सहयोग करती है, उस सहयोग के बाद विरोध कर रहे हो, जगह जगह जाके वाहवाही देना चाहते हो। हमें कोई वाहवाही नहीं। और दिल्ली की स्थिति क्या हो रही है आप लोगों को पता है? हर तरह की आप चाहते हो दोबारा से लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लग जाए। आज उसे अस्पतालों आप ये नहीं जानते कि केजरीवाल जी बदनाम नहीं होंगे, पूरे देश में हाहाकार मचती है दिल्ली से। पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से मिल सके लेके जो है। ठीक है, एक एक करके अजय जी बोलिए। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अभी इन्होंने प्रदर्शन करा छठ बनाने के लिए। आपको पता दिल्ली की स्थिति क्या हो रही है, देश की स्थिति क्या हो रही है, और फिर भी ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं लोग। इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी सारी पार्टी एक हो जाए और सबको मिलकर कोरोना भगाना चाहिए यहाँ से, पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दे तो रहे हैं वो मदद, कह तो रहे हैं कि आपको आईसीयू बेड दे देंगे हम। हाँ तो देना चाहिए ना, देना चाहिए। आपका हक बनता है। पिछली बार भी अमित शाह, पिछली बार भी गृह मंत्रालय के दखल के बाद दिल्ली की स्थिति ठीक हुई थी। फिर जैसे ही चीजें ठीक होने लगी, अनलॉक हुआ और लोगों में जागरूकता की कमी आई और फिर स्थिति वापस यहाँ तक पहुंच गई है। अब फिर केंद्र को दखल देना पड़ रहा है। दे तो रहे हैं वो मदद, और कैसी मदद की अपेक्षा कर रहे हैं आप उनसे? विरोध भी यही लोग करते हैं। एक सेकंड मनोज जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए अजय जी। विरोध भी यही लोग करते हैं, ये भी खोल दिया जाए, ये भी खोल दिया जाए, ये भी खोल दिया जाए। आप देखने स्थिति क्या हो रही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के अंदर जो मॉडल बताया वो पूरे देश में लागू हुआ। इन्होंने कहा होम क्वारंटाइन हुए, लोग ठीक हुए। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीमीटर दिल्ली के बाहर तक बांटे। तो दिल्ली सरकार चाहती है कि पूरे देश के अंदर क्या वाकई में अजय जी, क्या वाकई में ये समय है पीठ थपथपाने का? मेरा सवाल इतना सा है, ये समय आपको पीठ थपथपाने का नजर आ रहा है? और बाजार खोलने और बंद करने का विरोध तो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। केंद्र ने सिर्फ अनलॉक की गाइडलाइन जारी की और जो गेंद थी वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दी थी कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या खोलना है और क्या बंद करना है। देखिए अभी भी आपने देखा कि छठी मैया के ऊपर इन लोगों ने कितनी राजनीति करी। इन्होंने कहा जगह जगह छठ बनाई जाए और इन्होंने विरोध प्रदर्शन करा, रोड पे उतर गए। ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ जाए। अच्छा, अगर वो वाकई में ऐसा चाहते तो वो आपको मदद क्यों देते? नहीं, मदद तो देनी पड़ेगी ना। मदद नहीं देगी दिल्ली में, इनके भी सारे यहीं पे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में रहते हैं। सर आप खुद कह रहे हैं कि इस मसले पर राजनीति ना की जाए और आप खुद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दिल्ली में कोरोना फैल जाए। भारतीय जनता पार्टी रोड पर प्रदर्शन कर रही है, रोड पे हल्ला गुल्ला कर रही है, लोगों में ऐसे ऐसे मैसेज भिजवा रही है कि छठी मैया आपको शराब देगी, छठी मैया आपको ऐसा करेगी, छठी मैया आपको वैसा करेगी। हम भी छठी मैया को पूछते हैं, हम भी छठी मैया को मानते हैं, पर लोगों को जान से बढ़कर थोड़ी कुछ है। ठीक है मनोज जी। अजय जी, अगर आप लोग त्योहारों के मौसम के अंदर सारी दिल्ली की एसोसिएशनों के साथ मीटिंग करते और वहां पे पूरी व्यवस्था करते कि हर एक लोग को होलसेल मार्केटों में जाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन करनी है, मगर आप लोग इस तरफ कोई गंभीरता से रहते ही नहीं है कभी भी। लेके आप केंद्र सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है। एसोसिएशन वालों ने हमें लिख के दिया है, जो पूरी दिल्ली की भड़कवा झील है उसमें जो एक सेकंड अजय जी, मनोज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मनोज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अजय जी, केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली में रहते हैं, मगर उन सबकी देखभाल करने की जिम्मेवारी आपकी सरकार की है, अरविंद केजरीवाल साहब की है। लेके जो है केंद्र सरकार आप लोगों का सहयोग करना चाहती है, मगर काम तो आप लोगों को ही करने पड़ेंगे ना। आप तो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हो। बिहारी भाइयों का बहुत बड़ा कार्यक्रम पर्व होता है छठ पूजा का जो है, आप उनके छठ पूजा के पर्व के अंदर जो है उनके पर्व को रोक रहे हो आप। लेके आपको दिल्ली की वो उनके पर्व को नहीं रोक रहे हैं मनोज जी, वो उनके पर्व को नहीं रोक रहे हैं, वो कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि अगर छठ पूजा पर एक साथ लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। होलसेल मार्केटें हैं उनमें जितना ज्यादा पब्लिक, जो गलतियां हो गई हैं उन्हीं गलतियों से सबक लेकर आगे कुछ ना हो उसके लिए ये कोशिशें की जा रही है। जितनी भी होलसेल मार्केटें हैं उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उसकी तरफ तो इनके कोई उपाय किए नहीं जा रहे हैं इनसे।
मगर एक बिहारी भाइयों का जो पर्व होता है साल में एक ही बार आता है, उस पर्व में अगर वो सारे त्योहार सर साल में एक ही बार आते हैं सर, सारे त्योहार साल में एक ही बार आते हैं। रक्षाबंधन से लेकर कितने ऐसे त्योहार हमारे निकल गए, हमने भी लॉकडाउन में ऐसे ही मनाए हैं। मैडम सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदियां लग गई थी, नवरात्रे निकल गए सर, सभी हिंदू भाई बहनों ने लॉकडाउन में ही सारे नवरात्रों का पर्व मनाया, दिवाली मनाई है, और कितने रक्षाबंधन का त्योहार बीच में आया है। आपको अभी क्यों इस पर सियासत सूझ रही है कि बिहारियों का त्योहार एक ही बार आता है, बिहारी भाइयों को साल में एक ही बार सेलिब्रेशन का मौका मिलता है, तो आपको ये सारे घाट खोल देने चाहिए? मेरी बात का जवाब आप अपने आप ही दे रहे हैं मैडम जी। जब सारे पर्व मनाए गए, लेके दीपावली का पर्व मनाया गया और हर्षोल्लास से मनाया गया, तो क्यों ये छठ पूजा के टाइम के ऊपर ही ये जागे लेके कि उनको कार्यक्रम नहीं करने देने के लिए कोई इजाजत दी जाएगी? आप मुझे बताइए, नवरात्रों में कहां पर सार्वजनिक आयोजन हुए, कितनी जगह पंडाल लग गए और कितनी जगह जगराते हुए हैं, मुझे ये बताइए। आप ये बताइए, ये रामलीला कितनी जगह बनी है, कितनी जगह हुई है, आप बताइए मनोज जी, कितनी जगह रामलीला का आयोजन करवा दिया गया? रामलीला का प्रसारण टीवी के ऊपर लाइव रहा है और लोग वालों ने सर क्या बोल रहे हैं मनोज जी, कुछ भी बोल रहे हैं आप। करोड़ों ग्राउंड में फेंक रहा है, करोड़ों टीवी में थोड़ी फेंक रहा है मैडम। अब ये लोग जो हैं अपनी जिम्मेवारियों से भागते हुए व्यवस्था नहीं बना पा रहे, इसलिए छठ कार्यक्रम के ऊपर ये रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर जिंदा रहेंगे तो छठ कार्यक्रम, छठ पूजा अगले साल भी कर लेंगे। आपको गंभीरता समझ में आ रही है? 131 लोग मरे हैं, 131 लोग कोरोना से पिछले 24 घंटे में मरे हैं, रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई हैं, और आप कह रहे हैं कि छठ पूजा को खोल दीजिए। यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा कुछ नहीं है सर। बात बस यह है कि कोरोना की गंभीरता को समझिए। दिल्ली में स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, तब जाकर केंद्र दखल दे रही है। कोरोना से की गंभीरता के बारे में मैडम हमारी सरकार या हमारी पार्टी पूरी तरह से गंभीरता है। तो इस तरह की धार्मिक भावनाओं को क्यों बीच में ला रहे हैं मनोज जी? आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किस तरह के बयान दे रहे हैं सर? किसी के मजहब के इसमें कहाँ आपको धार्मिक और मजहब की राजनीति सूझ रही है? ये तो कोरोना से लड़ाई के लिए है सर, ये तो कोरोना से लड़ाई के लिए है। अभी तो आप ही कह रहे थे कि सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, तो सभी पार्टियां, पूरे देश को, पूरे दिल्ली वासियों को मिलकर काम करना होगा, तभी तो दिल्ली से कोरोना को हटाया जा सकेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप थे वो तो इन्होंने कोई भी अभी तक नहीं उठाए हैं। जो होलसेल मार्केटें हैं उनके अंदर इन्होंने किसी एसोसिएशन को बुला के बात नहीं करी कि वहाँ पे किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाया जाए। लेके किसी बस के अंदर कोई भी इन्होंने नहीं किया कि कितनी कैपेसिटी के अंदर उसको रखना है मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, उस तरफ ध्यान नहीं है इनका। मनोज जी, डीटीसी बस के अंदर आज भी मार्शल लाए हुए लिमिट में लोग बिठाए जाते हैं। और रही बाजारों की बात, सदर बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है, बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे, दिल्ली के बाहर के भी लोग आते हैं। आपको तो सारे ही लोग बाहर के दिखाई देते हैं। अरे आप सदर बाजार जाके देखिए ना, कहाँ आपकी नजर में तो सारे सदर बाजार बाहर के आएगा और आप अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ देते हो। पूरे देश का बाहर के आए, तो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था दिल्ली में अगर आ रहे हैं, आप लोगों को बनानी है ना। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी बाजार है, जितनी बड़ी बड़ी मंडी है, पूरे देश का बाजार होता है वहाँ से। ठीक है अजय जी, एक तो ये बात आपको स्वीकारनी होगी कि बाहरियों की वजह से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई है, कमियां रही हैं, जागरूकता की कमी भी रही है, और ये बात मैं भी कह रही हूं कि दिल्ली वासियों में जागरूकता की कमी थी। अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, भीड़ सड़कों पर निकलना शुरू हो गई, लोगों ने कोरोना की गंभीरता को समझना कम कर दिया, और इसी का नतीजा यह है कि कोरोना की तीसरी लहर है। तो जिम्मेदारियों से पल्ला मत झाड़िए, आम आदमी पार्टी के लिए यही सुझाव रहेगा, क्योंकि ये आपको मानना होगा कि बाहरियों की वजह से नहीं, दिल्ली वासियों की वजह से ही दिल्ली में कोरोना फैला है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही थी। समय रहते चीजों को सुधार लिया गया होता तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है, मैं जानना चाहूंगी कि सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? क्या वाकई में कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं अब सरकार की तरफ से? देखिए, मैं आपके चैनल से माध्यम से आपसे एक चीज बताता हूं। मैं आज साउंड लेके हर मार्केटों में जाऊंगा, हर गलियों में जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा कि बिगर मास्क के बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये बीजेपी और कांग्रेस वाले भी करें। ठीक है, मैं आज जाऊंगा, खुद ग्राउंड पे जाऊंगा मैं आज। अजय जी, आपकी जाने की जरूरत नहीं, सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार तो आपकी और हमारी है ना जी, सरकार मुख्यमंत्री आपके भी है, हमारे थोड़ी है। पड़ेगा कि आप लोगों को, देखिए, मुख्यमंत्री सबके और प्रधानमंत्री सबके हैं, जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। आसमान से कोई उतर के नहीं आएगा नीचे। मनोज जी, अपनी जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या जिम्मेदारी निभा रही है वो तो बताइए। लोगों को जागरूक करने का काम आपका नहीं है क्या मनोज जी?
भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी जागरूकता के ठीक लिए है, काम आप कर आईसीयू रही है, बेड दे रहे हैं, जो है- लेकिन जागरूकता तो फैलाने की जरूरत है ही ना। ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोगों ने भीड़ की है। जब त्योहारों का सीजन आया तो जमकर खरीदारी करने के लिए लोग बाहर निकले। बाजारों की स्थिति हमने भी देखी है, तस्वीरें हमने भी देखी है कि किस तरह से खुलेआम उल्लंघन किया गया कोरोना गाइडलाइंस का। तो जिम्मेदारी तो आपको भी निभानी पड़ेगी मनोज जी। एक पार्टी के नेता हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आपको भी लोगों को जागरूक करना ही होगा। प्रयास कर रहा है और हमारी तरफ से समय समय पर जगह जगह पे मास्कों का वितरण भी और सैनिटाइज बोतल का भी वितरण। देखिए मनोज जी, मास्क बांटने से कोरोना नहीं भागता। लोगों के मनोज जी, साथ अपील करनी awareness पड़ती है, की जनता जा रही के है बीच कि में वो जाना पड़ता है। social distancing हम पूरे को कोरोना ध्यान अपने घर नहीं रखें, बैठे। जहाँ सुबह है, सुबह घर पर 8 बजे निकलते थे, हर आप तो 10 चीज़- बजे घर में घुसते थे। लोगों से अपील करते थे, लोगों को समझाते थे, हाथ जोड़ के विनती करते थे, लाशों के ढेर लग जाएगा, मान जाओ। लोग जब भी मानते थे। राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की राजनीति नहीं चलेगी। कोरोना को नहीं पता क्या बीजेपी के है, कांग्रेस के है। कोरोना किसी को भी लग सकता है, किसी को भी आप चिपक अपनी सकता है। जिम्मेवारियों से भागते रहते हैं। अरे आपको किसी की भी हर- जान जा हर सकती है, किसी इसमें काम राजनीति के करने अंदर का आपको वक्त नहीं है भारी ये, व्यक्ति साथ दिखाई देने का देता वक्त है। और आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है भारी के नाम के ऊपर ऐसी अपनी हालत को खराब करती रहे लेके जो है जी। अरे मनोज जी, आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस का टाइम नहीं है ये। अजय जी, जनता आप के बीच में अपनी अपील करनी जिम्मेवारियों से भाग पड़ेगी। रहे हैं। आपकी दिल्ली नहीं, में हम नहीं भाग सरकार रहे, है, हम तो आप अभी लोगों को अभी व्यवस्था ग्राउंड पे बनानी है। पड़ेगी। आज भी ग्राउंड खाली पे ये हमारा कहने एक के एक कि हम विधायक लोगों रोड को पे होता है, एक एक उतरना पार्षद रोड पड़ेगा, पे होता है, एक एक कार्यकर्ता रोड पे होता है हमारा। ठीक है अजय जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे। देखिए, कोरोना की स्थिति पर तो खैर सरकार की क्या कुछ रही है जिम्मेदारी हमने देख ली है, कितना फेल और कितना पास हुई है अरविंद केजरीवाल सरकार। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से भी फिलहाल दिल्ली वासी लड़ रहे हैं। पानी यमुना का लगातार खराब होता जा रहा है, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। चौतरफा संकट दिल्ली पर है और रोजगार और बाजारों की स्थिति भी हम देख रहे हैं। आखिर केजरीवाल किस किस मुसीबत से लड़ेंगे और क्या रणनीति क्या है आपके पास? कोरोना पर तो आपने केंद्र का दखल ले लिया कि ठीक है, केंद्र अब मदद करेंगे तो कर लेंगे हम काम। प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है, वहां पर पानी खराब होता जा रहा है, लोग परेशान हैं। किस मोर्चे पर किस तरह से लड़ने की रणनीति केजरीवाल ने बनाई है? देखिए, पोल्यूशन के ऊपर भड़सवा लैंडफिल और दिल्ली में जो पहाड़ बनाए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, इनसे कितना पोल्यूशन उड़ता है। जगह जगह आग लगती है, पराली जलती है। पराली जलने का समाधान हमने दिल्ली में करा। जब हम दिल्ली में कर सकते हैं, अदर स्टेट क्यों? अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं कि आखिर दिल्ली में जो ये स्थिति है वो क्यों हुई है? मनोज जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तो ये जानकारी हम आपको दे दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ये सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, ऐसी फिलहाल जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता भी करेंगे और इस प्रेस वार्ता में वो बताएंगे कि क्या कुछ जो है स्थितियां हैं फिलहाल दिल्ली में और किस तरह से इनसे लड़ा जाएगा। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया है। इसके अलावा बीजेपी ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से छठ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भी सौंपी है। तो कोरोना को लेकर ये सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयासरत हैं। सर्वदलीय बैठक का आज आह्वान किया गया था, बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में तमाम जो है सुझाव लिए गए हैं और पुरजोर तरीके से यहाँ पर बातें भी रखी गई हैं। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने बाजार को बंद करने का विरोध किया है। इसके अलावा भाजपा ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला भी उठाया है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस समय दिल्ली की स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी छठ में राहत देने की मांग की है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में चल रही सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में छठ पूजा के लिए कुछ देर के लिए छूट देने समेत कई अहम निर्णय लिए जाने की बात कही गई है और ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये मांग की गई है कि कुछ देर की राहत जरूर दी जाए छठ पूजा के लिए। और इस बैठक में सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी है। कांग्रेस के नेता जो रहे उन्होंने भी मुखर होकर अपनी बात बैठक में रखी। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कड़ी में बुधवार को राजधानी दिल्ली में शादी समारोह के आयोजनों में मेहमानों की संख्या फिर से सीमित कर दी गई है।
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से 50 तक सीमित करने का भी विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी से मनोज जैन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मैं आपसे वजह जानना चाह रही थी, किस तरह से आप किस चश्मे से देख रहे हैं दिल्ली में जो कोरोना की तीसरी लहर आई, उसकी क्या वजह मान रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर जो कोरोना की तीसरी लहर आई, उसकी सारी की सारी जिम्मे जितनी भी जाती है वो आम आदमी पार्टी सरकार को जाती है। इनकी तरफ से दिल्ली के अंदर पिछले 2-2.5 महीने के अंदर से में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं करी गई जागरूकता के लिए लोगों को कि कोरोना दिल्ली से गया नहीं है या देश से गया नहीं है, इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। इन्होंने तो बाजार, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी कि इस तरह से बाजार खोल सकते हैं और इन्होंने पूरे बाजार पूरी तरह से खोलने के लिए दिल्ली को कोरोना में करने के लिए चालू कर दिए। लेके जो है ना ही किन्हीं एसोसिएशनों से और ना ही धार्मिक संस्थाओं से इन्होंने बात करी कि आप लोगों को किस तरह से व्यवस्थाओं को कंट्रोल में रख के काम करना है। और खाली ये कहने से कि दिल्ली के अंदर तो दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं, ये अपनी जिम्मेवारियों से हर समय कोई ना कोई मौका देख के भागते रहते हैं। लेके जो है तो अभी क्या ये जरूरत महसूस हो रही है कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाए, चाहे आंशिक रूप से? लॉकडाउन नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम दिल्ली के अंदर इनको दिल्ली की एसोसिएशन से बात करनी चाहिए और वहाँ पे व्यवस्थाओं को बनाना चाहिए उनके साथ मिलके। वहाँ पे पूरा सैनिटाइजेशन का व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। वहाँ पे मास्क हर एक को पहनने के लिए जागरूक करना चाहिए और अगर मास्क कोई पहन के नहीं आ रहा तो उनका चालान काटना चाहिए और उनको मास्क वहाँ पे अवेलेबल करा के देना चाहिए। मगर ये लोग तो खाली जो है अपने वाहवाही लेने के लिए और राजनीति करने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं रहता। दूसरा जो है अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं बद से भी बदतर हुई हुई हैं दोबारा से। जो है पहले भी अमित शाह साहब होम मिनिस्टर ने इन व्यवस्थाओं को ठीक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने दोबारा से आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द इन सारी व्यवस्थाओं को अपनी निगरानी के अंदर रखते हुए। ठीक है, और आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है तो उम्मीद है कि कुछ अच्छी ही बातें निकलकर सामने आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और अब केजरीवाल सरकार की ये पूरी कोशिश है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर अब तमाम जो पार्टी है वो एकजुट हो जाए और ये कोशिश की जाए कि दिल्ली से कोरोना जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,